हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। पहले तो मैं आप सबको इस सीरीज़ के बारे में बता दूं। आप सबको पता है हमारा सीटेट 2023 जुलाई वाला नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम का भी हमें पता चल चुका है, जुलाई से अगस्त के बीच में हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा सीटेट की सभी शिफ्ट का। अब हमारे पास में जो प्रश्न आता है वो ऐसा ये आता है कि अब हमारा ऑनलाइन पेपर होता है। अगर हम पिछले 2 बार से देखें तो वहाँ पर प्रश्नों को पूछने के तरीके हमारे बदल चुके हैं। कुछ चीज़ों को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, घुमाकर पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी हम अपने उत्तर को गलत कराते हैं। तो ये जो मैंने सीरीज शुरू की है, इसमें टारगेट हमारा वही रहेगा कि हम हिंदी में 30 में से 30 अपने नंबर बना सके। इसी सीरीज की पहली क्लास हमारी आज होगी। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि जितने भी हमारे प्रीवियस पेपर हैं, यानी कि जो हमारा ऑफलाइन है वो भी, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका हुआ है वो भी, और जो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, अगर हम 2020 के बाद से देखें 21, 22, 23 वाला जो हम अगर बात करें, तो उसमें जितने भी हमारे सेट बने हैं उन सभी में जितने भी हिंदी के प्रश्न आए हैं, वो चाहे तो हमारे लैंग्वेज फर्स्ट के अकॉर्डिंग आए हो, सेकंड के अकॉर्डिंग आए हो, पेपर 1 के अकॉर्डिंग आए हो, पेपर 2 के अकॉर्डिंग आए हो, वो सभी प्रश्न आपको मैं यहाँ पर कराऊंगी। तो इस सीरीज़ की हमारी आज की पहली क्लास होगी अनुभव, क्योंकि पता है हमें कि हमें सरल से कठिन की ओर चलना होता है। तो हर तरह के प्रश्न वैसे आज भी है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी प्रश्नों के लेवल भी बढ़ते जाएंगे, और जितने भी ऑनलाइन वाले पेपर हैं हमारे, वो सभी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगी। जो ऑफलाइन में जो क्वेश्चन आए हैं, ऐसे प्रश्न जो अभी हमारे ऑनलाइन के अंदर भी पूछे गए हैं, उन सबको भी मैं आपको कराऊंगी। इसमें हम पेडागोजी वाला पार्ट भी करेंगे, साथ ही साथ जो गद्यांश पद्यांश हमारे आते हैं उनको भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मतलब पूरे 30 के 30 नंबर की तैयारी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी इस सीरीज की पहली क्लास है, चलिए देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। हर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, जिससे आप आगे भी एग्जाम में सही कर सके, क्योंकि हमें सिर्फ उत्तर नहीं रटना होता है। पेडागोजी की खास बात है, यहाँ पर जो बच्चा रटता है वही गलती करता है, जो बच्चा समझता है वो प्रश्न को सही करता है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हम समझ के करें, ना कि रट के। एक बार रटा जा सकता है, मान लिया आप पर्यायवाची शब्द रट लोगे, विलोम शब्द रट लोगे, लेकिन आपकी जो पेडागोजी वो कभी भी नहीं रटी जा सकती। ये सिर्फ और सिर्फ समझने से ही होती है। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। नंबर 1, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ में विद्यालय में आते हैं। मतलब जब सबसे पहले बच्चा आता है तो वो अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना के साथ में उपस्थित होता है। नंबर 2, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नंबर 3, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। नंबर 4 है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। तो हम नीचे से एक बार देखते हैं। इसने कहा कि समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः मतलब स्वयं से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम एक बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश देते हैं तो बच्चा उसमें अपने आप से ही चीज़ों को आसानी से सीख लेता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों, अगर हम बच्चे के ऊपर टिप्पणी करते हैं सुधार के नाम पर, मतलब आप किसी बच्चे को बोलने लगो तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम तो गधे हो, अगर हम इस तरीके से बोलने लगेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे में अरुचि उत्पन्न होने लगती है। मतलब बच्चा क्या है ना, थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा और पीछे हटता चला जाएगा। तो ये बात भी अपनी जगह सही है। फिर कहा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास, मतलब जो बच्चे की अपनी भाषा है और विद्यालय में जो पढ़ाई जा रही है, अगर उनके बीच में विरोधाभास होगा, मतलब एक दूसरे के अगर विपरीत होंगी,
तो वो भाषा सीखने में सहायक होगी। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं होगी, क्योंकि अगर बच्चे की भाषा के अलग विद्यालय में भाषा का प्रयोग कराया जाए तो बच्चे को वो सीखने में सहायक नहीं होगी, बल्कि असहायक हो जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें उसके लिए अलग हो जाएगी, प्राथमिक स्तर की बात है। तो ये बात कैसी है हमारी? असत्य है, ये बात सच नहीं है, ये बात सत्य है और ये बात भी हमारी सत्य है। फिर कहा बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते, बिल्कुल सही है। बच्चे का अपना एक पूरा शब्दकोश होता है जिसके साथ में बच्चा विद्यालय में आता है, उसका अपना पूरा एक वाक्य होता है, अपना तरीका होता है, बात करने का होता है, उसकी अपनी संरचना होती है, उसके साथ वो आता है। तो ये बात भी हमारी कैसी हो गई? सत्य। और हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है, आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? पहला है ऐसा साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं, केवल कहानियां, या ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया हो। और हम कैसा साहित्य उचित समझते हैं? आपने छोटे बच्चों की जो पुस्तकें देखी होंगी उनमें देखा होगा कि शब्द का दोहराव काफ़ी होता है। बहुत सी कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें सेम कैरेक्टर होते हैं, या कुछ चिड़ियाओं पर ही बेस होंगी, कुछ पशुओं पर ही बेस होंगी, उनमें घटनाओं का भी दोहराव होता है, क्योंकि बच्चा चीज़ों के साथ में जुड़ना सीखता है। तो हम ऐसा साहित्य देते हैं जहाँ पर शब्द और घटनाओं का दोहराव हो। सिर्फ केवल कविताएं दें नहीं, या सिर्फ कहानियाँ ही दें ये भी नहीं, या ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों, मान लें प्रसिद्ध साहित्यकार ने तो लिखा हुआ है लेकिन वो बाल साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम उसे बच्चे को नहीं देंगे। आंसर होगा आपका ए। अगला प्रश्न है एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, या भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। एल.एस. वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वह उसका जो भाषा होती है और जो विचार होता है, किसकी बात की बच्चे ने? भाषा की बात की और विचार की बात की। ये लगभग 2 साल तक अलग अलग होते हैं। कैसे? बच्चे के विचार में जैसे पानी है, लेकिन भाषा में पानी नहीं होता है, भाषा में होगा मम। तो भाषा अलग है, विचार अलग है। तो भाषा और चिंतन का जो विकसित जो होती है वो स्वतंत्र होती है। लगभग 2 साल के बाद भाषा और विचार हमारे एक हो जाते हैं। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर डी। ये प्रश्न आ चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? जीन पियाजे, एल.एस. वाइगोत्स्की, पेवलोव या फिर नोम चॉम्स्की? आंसर हमारा है डी, नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न नंबर 5, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होंगे, या लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, या लोकगीत गाए जा सकते हैं इसलिए उनको कक्षा में जगह दे दो, या केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। और करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, उन्हें पता चलता है कि किस किस तरह से, बोलते हैं ना कि हमारा जो देश है विभिन्न संस्कृतियों का देश है, तो वो हमें पता कैसे चलता है? हम लोग गीतों को वहाँ पर डाल देते हैं, बच्चा उसके साथ में अटैच होता है। तो आंसर होगा इसमें हमारा ए। अगला प्रश्न है किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? नहीं में आंसर देना है। पूछा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन, कहानी को कहने की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? पहला, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये बात तो भाई सही है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये बात भी सही है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, भाई ये बात तो गलत है, क्योंकि बच्चे कहानियों के साथ में तो ज़्यादातर जुड़ते ही हैं, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते सभी बच्चों के लिए होता है। फिर है बच्चों को
शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये बात भी सही है। और हमें कहा है नहीं में आंसर देना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय मतलब जब हम दूसरी भाषा की बात करते हैं, जैसे विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास और बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये उद्देश्य है। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना है, ये भी उद्देश्य है। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तों को समझने में विकास, योग्यता का विकास है, ये भी है। लेकिन याद करना, कंठस्थ करना मतलब रटना, याद करना, तो व्याकरण के नियम को याद नहीं किया जाता है, ये यहाँ पर गलत है और हमसे पूछा भी नहीं में है, तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण? आंसर हो जाएगा डी। व्याकरण नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर जरूरी नहीं है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा भाषा सीखने में, उससे अलग हम बच्चे से बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। फिर एक भाषा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं। सही क्या है, जब हम बच्चों को एक समृद्ध भाषिक वातावरण देंगे तो वो बच्चे को सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान करता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भाषा क्या विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, या नियमों की जानकारी से निखरती है? नहीं, नहीं और नहीं, ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 10, बच्चे विद्यालय आने से पहले, पूर्व, मतलब जब कोई भी बच्चा स्कूल में आता है तो उससे पहले बच्चा कैसा होता है? अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ में आता है, या बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट होता है, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है, या भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखता है? भाई छोटा बच्चा जब स्कूल आएगा तो लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना सभी उसको आए कौशल, चारों के चारों, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम आई एम पॉसिबल भी नहीं कर सकते, ठीक। तो आंसर होगा ये, यहाँ पर हमारा नहीं है, हमें आंसर देना है कि क्या है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। समुचित उपयोग की अभी बात ही नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि बच्चा अभी विद्यालय आएगा। कोरी स्लेट नहीं होता है। जब आप भी कभी स्कूल में गए होंगे तो ऐसा तो था नहीं ना कि आप बिल्कुल कोरी स्लेट ही थे, आपको कुछ पता ही नहीं था किसी भी चीज़। बहुत सारी जानकारी ऐसी होंगी जो आप अपने घर पर सीखकर स्कूल में गए होंगे। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। आंसर होगा आपका ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। ठीक है, हम इस बात को मानते हैं। तो इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? वो ये कहते हैं कि जैसे गणित है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, ये भी एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं होती हैं, लेकिन इसमें एक इसका जो समर्थन करने वाले तर्क हैं, एक इनमें से थोड़ा कमज़ोर है, या कहें सबसे कमज़ोर इन चार में। उसने मना नहीं किया है कि कोई नहीं है, उसने कहा है कि एक इसमें सबसे कमज़ोर है। पहला, विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरी बात कही, विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। फिर कहा, विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती हैं, और कहा कि विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। तो एक बार पहले इसको समझते हैं, सबसे कमज़ोर हमें कौन सा लगता है।
पहली बात हम यहाँ से चलते हैं कि विभिन्न विषयों के अध्ययन और अध्यापन में भाषा साधन का काम करती है, बिल्कुल करती है। भाई अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो भाषा तो साधन है जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं, तो ये बात हमारी सही है और इसको हम पूरे नंबर देते हैं। फिर एक है कि विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती है, बिल्कुल बनती है। मैथ्स अलग भाषा है, 1 2 3 4 5 6 वहीं पर पढ़ते हैं हम, ठीक है, वहीं पर अल्फा बीटा गामा वहीं पर पढ़ते हैं हम। तो विभिन्न विषयों की अवधारणाएं किसी भाषा विशेष में बनती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हर सब्जेक्ट की, हर विषय की अपनी एक प्रमुख भाषा होती है। विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है, बिल्कुल होती है। जब भाषा विशेष में अवधारणाएं बनेंगी तो उसकी समझ भी हमारी एक भाषा विशेष में ही होती है। फिर कहा कि विभिन्न विषयों के शिक्षण में भाषा शिक्षण मुख्य उद्देश्य है, ये बात गलत है। अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, या हम ईवीएस पढ़ रहे हैं, या हम फिर सीडीबी पढ़ रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट में ये अगर हम कहें कि भाषा शिक्षण ही मुख्य है, उसकी अब भाई अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसको भी तो हमें समझना है ना, उसकी अवधारणात्मक समझ की बात हमने पहले करी भी है कि अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति होती है, तो ये मुख्य है। हाँ, ये बात है कि जो भाषा है वो साधन का काम करती है, लेकिन भाषा को सीखना ही मुख्य उद्देश्य है, ये बात यहाँ पर गलत है। तो ये हमारा तर्क सबसे कमजोर इसने दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, ये तो ही से ही गलत हो गया है, ठीक है। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, चलो आगे देखते हैं। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर है ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। सबसे बढ़िया आंसर हमारा डी है, क्योंकि जो कहानियाँ होती हैं इससे बच्चों की कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बढ़ती है, चिंतन बढ़ती है, बच्चा सोच सकता है, अपने विचार रख सकता है, तो इसको बढ़ावा देगी, ये बात सबसे सही है। भाषा विकास में सबसे ज़्यादा सहायक आपका होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, पहला ही गलत हो गया है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, बिल्कुल। नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल है। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर बिल्कुल पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो उचित तो हमारा पहला ही अनुचित हो गया है, तो आंसर होगा ए कि कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करते, यहीं से ये गलत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा के नियम सीखे जाते हैं, पहला ही गलत हो गया है। भाषा के नियम सीखे नहीं जाते हैं, उनको हम रटकर भाषा को नहीं सीख सकते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषा के नियम बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात यानी कि ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो पहली ही बात यहाँ पर उचित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर आप कहानी कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे? प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, मतलब डायरेक्ट वो उनको उपदेश देना शुरू कर दे, तो ऐसी तो कहानियाँ हमें अच्छी नहीं मानी जाएंगी, प्राथमिक स्तर पर वो भी, तो ये बात तो गलत हो गई है। फिर कहा कहानी कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं, कहानी और कविताओं से हमें व्याकरण के नियम नहीं सिखाने होते हैं, और वो भी प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये बात भी हो गई है गलत। फिर है घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, बिल्कुल होता है। प्रतिष्ठित लेखकों की कहानी कविताओं को बच्चों को पढ़ाई जाए, नो। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर सी, इसे हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। तो ये थे बच्चों हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप सबको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जो हमारी सीरीज की अगली क्लास होगी उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। तो नेक्स्ट क्लास
मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी क्लास जो होती है हर रोज़ 9 बजे, मंडे, फिर उसके बाद में वेंसडे और फिर फ्राइडे। आगे आगे मैं आपकी डेली क्लासेस भी आपके लगाऊंगी, तो उसके लिए भी आप सब तैयार रहिएगा। तो इस सीरीज़ को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे अब जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो क्लास आपको मिलेगी और यहाँ से हम अपने आप को इतना बेहतर बनाएंगे कि 30 में से 30 नंबर हम आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर सके। तो आज के इस सेशन को तो हम यहीं पर करेंगे समाप्त, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।